Hello everyone. So today we will start with another topic which is parallel resonant circuit. In the last class we discussed series resonant circuit and today we will discuss parallel resonant circuit. So what we saw in series resonant circuit? In series resonant circuit we saw that at a particular frequency mu naught, which is also known as the resonant frequency of the circuit, at this particular frequency the impedance of the circuit becomes minimum. That means mod z is equal to capital R, such so that the current becomes maximum. ठीक है, उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट किया था बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी एंड वी सॉ दैट एट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट विच इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, करंट बिकम्स maximum. I naught is equal to E naught upon R. So at mu is equal to mu naught, current becomes E naught upon capital R. ठीक है, और हमने क्या देखा था? हमने देखा था एट रेजोनेंस जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, दे आर इक्वल एंड 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. We also saw that the current and the applied EMF are in phase. That means phi is equal to 0. So now today we will start with parallel resonant circuit. So what is a parallel resonant circuit? It consists of inductor and capacitor which are now connected in parallel and then they are connected to the alternating EMF. ठीक है, and let's say the alternating EMF applied is given by E is equal to E naught e raised to power j omega t, where E naught is the peak value or the amplitude of alternating EMF having angular frequency ओमेगा. तो ये किस तरीके का सर्किट होगा? देखो यहाँ पर ये सर्किट दे रखा है. अगर इसको और इजीली अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आई वुड प्रेफर एग्जाम में जो है ये जो सर्किट है इसको बना लेना. ठीक है, ये कोई गलत नहीं है तुम्हारा, ये भी ठीक है. तो एग्जाम में इस सर्किट को भी बना सकते हो. ये सर्किट हमारा किस तरीके से, देखो यहाँ पर क्या है, this is a source of alternating EMF, ठीक है, and we have capacitor and inductor, they are connected in parallel. ठीक है, so here capacitor and inductor they are connected in parallel and then they are connected to a source of alternating EMF capital E that is equal to E naught e raised to power j omega t. Now what is this capital R? This is the resistance capital R which is connected in series with the inductor, or you can say that the inductor has an ohmic resistance capital R. Now ये हमारा सर्किट है, कैपिटल E अप्लाइड EMF है. अब यहाँ से करंट जो है वो फ्लो करेगा. लेट्स से कैपिटल I हमारा क्या है, करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस पैरेलल रेजोनेंट सर्किट. तो करंट जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आके स्प्लिट हो जाएगा. ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ आएगा, कुछ पार्ट यहाँ आएगा. तो लेट्स से जो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस, लेट्स से दैट करंट इज गिवन बाय IC व्हिच इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कैपेसिटर. नेक्स्ट लेट्स से जो इस तरफ करंट आ रहा है हमारा which is going through this resistor and inductor, let's say this current is denoted by IL. ठीक है, सो हमारा टोटल करंट कैपिटल I क्या हो जाएगा, IL प्लस IC. तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे यहाँ पर. तो इस इक्वेशन का यूज करने के लिए व्हाट वी नीड द वैल्यू ऑफ IC, वी नीड द वैल्यू ऑफ IL. ठीक है, तो IC हमारा क्या होगा, देखो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. टोटल EMF अप्लाइड कैपिटल E है, मतलब पैरेलल में हमें पता है जो वो अप्लाइड वोल्टेज है वो सेम होती है. तो यहाँ पर भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज होगी वो भी E होगी. सिमिलरली इंडक्टर के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज होगी वो भी E होगी, बिकॉज दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है, और जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो करंट सेम होता है. तो R और L जो है दोनों के अक्रॉस सेम करंट फ्लो करेगा, दैट इज IL. ठीक है, तो अब हमें इस IL की जो है वैल्यू निकालनी है. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ IC. और यहाँ पर ये वैल्यूज निकालने के लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, दैट L and C आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो दे विल हैव द सेम potential, let it be capital E. Next, first we'll write the value of IC.
IC हमारा क्या होगा, E अपॉन R। तो E अपॉन कैपेसिटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगी, Z हम ऑलरेडी निकाल चुके थे पहले जब हमने LCR सर्किट पढ़ा था। हमारी Z की एक्सप्रेशन क्या आई थी, Z was R प्लस J इंटू ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। ये हमारा टोटल इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन था। अब देखो कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर के वाले पार्ट के अक्रॉस है रेजिस्टेंस माइनस J अपॉन ओमेगा C। ठीक है, इसको जब मैं 1 से इसको लेट्स से आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द ऑपरेटर J। ठीक है, तो हमारा न्यूमरेटर में क्या हो गया, J स्क्वायर, एंड व्हाट इज J स्क्वायर, J स्क्वायर इज -1, सो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो what will be the resistance across the capacitor, it will simply become 1 upon J omega C। ठीक है, यही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, IC द करंट अक्रॉस द कैपेसिटर हो गया E अपॉन 1 अपॉन J ओमेगा C। आई होप यहाँ पे सबको क्लियर है कि हमने IC की वैल्यू कैसे निकाली। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ IL, दैट मीन्स जो करंट फ्लो हो रहा है हमारा इस डायरेक्शन में। IL हमारा क्या होगा, E अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, इसके अक्रॉस R है, सो R प्लस L के अक्रॉस कितनी है, L के अक्रॉस है J इंटू ओमेगा L। सो IL हमारा क्या हो गया, E अपॉन R प्लस J ओमेगा L। सो व्हाट विल बी द टोटल current I, that will be equal to IL plus IC, where IL and IC they are given by this quantity. So now we'll substitute this value in the equation. ठीक है, I hope यहाँ पर अब सबको clear है कि ये हमने कैसे लिखा है। ठीक है, इस सिंपली ये हमारे पास पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है, C और L को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो सेम होगी, लेट इट बी E। ठीक है, करंट लेट से कैपेसिटर के अक्रॉस IC फ्लो कर रहा है, इंडक्टर के अक्रॉस IL कर रहा है, टोटल करंट इज I, सो दैट विल बी इक्वल टू IL प्लस IC। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी बुक में। ठीक है, सो L and C they are connected in parallel to the alternating EMF. Inductor has an ohmic resistance capital R, then the current through the inductor and capacitor, let's say they are IL and IC. So what is IL, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, मैंने तुम्हें समझा दिया है कैसे आया है। IL हमारा आया E अपॉन R प्लस J ओमेगा L, IC हमारा आया E अपॉन 1 अपॉन J ओमेगा C। तो टोटल करंट हो गया IL प्लस IC। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे J ओमेगा C है, इसमें कुछ मिस्टेक है बुक में, इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट, अब यहाँ से हमने E को कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में हमारे पास आया 1 अपॉन R प्लस J ओमेगा L प्लस J ओमेगा C। ठीक है, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब यहाँ पे देखो, इफ Z इज द टोटल इम्पीडेंस, Z अगर हमारा टोटल इम्पीडेंस है इन दिस पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, तो Z हमारा क्या होगा, बाय द फेमस ओम्स लॉ Z इज इक्वल टू E अपॉन I। ठीक है, और 1 अपॉन Z इज इक्वल टू I अपॉन E। तो यहाँ पे हमारा I है, तो I अपॉन E, दैट मीन्स ये फैक्टर हमारा क्या है, दिस इज 1 अपॉन Z। ठीक है, 1 अपॉन द टोटल इम्पीडेंस कैपिटल Z फ्लोइंग इन द पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। सो 1 अपॉन Z हमारा कितना हो गया, तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल इम्पीडेंस। तो 1 अपॉन Z हमारा हो गया 1 अपॉन R प्लस J ओमेगा L प्लस J ओमेगा C। तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में सबसे पहले IL की एक्सप्रेशन लिखनी है, देन IC की, देन टोटल करंट की एक्सप्रेशन, फिर टोटल करंट की एक्सप्रेशन की हेल्प से वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ टोटल इम्पीडेंस, बिकॉज वी नो बाय द ओम्स लॉ B इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से हमें मिल गया 1 अपॉन Z इज इक्वल टू दिस थिंग।
तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय r माइनस जे ओमेगा एल। क्यों करेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में यहाँ हमारी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है और हमें इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को डिनोमिनेटर से हटाना है। और हमें ये चीज पता है a प्लस आयोटा b को अगर मैं a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई कर दूं देन इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वही यहाँ पे किया है, r माइनस जे ओमेगा एल से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आया, ये अगर मेरा a है r और b अगर मेरा ओमेगा एल है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, a प्लस जे बी इंटू ए माइनस जे बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर हो गया r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर और न्यूमरेटर हमारा एज इट इज रहेगा प्लस जे ओमेगा सी। नाउ टेक द टोटल एलसीएम। तो डिनोमिनेटर आ गया आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर और न्यूमरेटर क्या आया, आर माइनस जे ओमेगा एल प्लस जे ओमेगा सी इंटू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो यहाँ हमारा 1/z दैट इज इनवर्स ऑफ टोटल इम्पिडेंस जो है हमारा, इट कम्स आउट टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्या है, रियल पार्ट को एक तरफ कर लो, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ। तो हमारा इमेजिनरी पार्ट एक यहाँ पर है और ये पूरी टर्म इमेजिनरी है, तो इन सब में हमारा j मल्टीप्लाइड है। रियल पार्ट हमारा क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस r। सो दिस इज r प्लस j कॉमन ले लो, ब्रैकेट में हमारे पास क्या आया, ओमेगा सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब सी एल स्क्वायर एंड दिस टर्म माइनस ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो ये हमारी क्या वैल्यू आई, दिस इज 1/z where z is your total impedance in the parallel resonant circuit। और ये चीज हमें पता है, इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस दैट इज 1/z को हम लोग एडमिटेंस कहते हैं विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल Y। ठीक है, और ये हमारी कॉम्प्लेक्स इन क्वांटिटी है, तो एडमिटेंस भी कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसको हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स वेक्टर एडमिटेंस। ठीक है, एंड दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Y। तो सबसे पहले हमने आई एल लिखा, देन आई सी लिखा, फिर आई लिखा, फिर आई की एक्सप्रेशन से हमें 1/z मिल गया और हमें पता है 1/z जो है दिस इज नथिंग बट दी कॉम्प्लेक्स एडमिटेंस, सो लेट इट बी डिनोटेड बाय कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई हमारा कितना आ गया, इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन जो हमने जस्ट अभी डिराइव करी है, एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। इसका रियल पार्ट है आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये ब्रैकेटेड टर्म डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, a प्लस जे बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। So mod y is representing the modulus or the magnitude of the vector capital Y। तो mod y that means mod 1/z क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्म में अगर होता है a प्लस j इंटू b, इसका मॉडुलस होता है या मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको यहाँ से कंपेयर करो तो हमारा a स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस टर्म का भी हम स्क्वायर कर देंगे और r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर होल स्क्वायर दोनों का कॉमन है। सो वी कैन राइट the magnitude of the vector capital Y in this form given by equation 5.41। आई होप यहाँ पर सबको ये चीज क्लियर है कि हमने ये इक्वेशन कैसे लिखी है। हमने सिंपली यूज किया है कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आती है तो उसका मैग्नीट्यूड वी नो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है इफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म a प्लस जे बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम देखेंगे, देखो हमने सीरीज रेजोनेंट सर्किट में निकाला था इम्पीडेंस कब मिनिमम होती है, यहाँ पर हम देखेंगे एडमिटेंस कब मिनिमम है, दैट मींस इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस कब मिनिमम है। अब ये मिनिमम कब होगा, जब न्यूमरेटर हमारा मिनिमम होगा। तो लेट्स से दिस इज मिनिमम व्हेन दिस ब्रैकेटेड टर्म इज इक्वल टू 0।
So it is clear from the equation 5.41 that the admittance will be minimum, or you can say mod Z will be maximum if the bracketed term omega c r square plus omega cube cl square minus omega l ka whole square is equal to 0, and this is known as the resonance condition. Series resonance circuit में हमारी resonance condition क्या थी? Omega L is equal to 1 upon omega C. वहां पर हमारी कंडीशन थी ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी. यहाँ पे हमारी रेजोनेंस में कंडीशन क्या है? दिस वन. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो ओमेगा सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब सी एल स्क्वायर माइनस ओमेगा एल इज इक्वल टू 0. इफ आई टेक ओमेगा कॉमन सो आई विल गेट दिस इक्वेशन. तो मेरे पास ये टर्म अब क्या रह गई? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊं, ये मेरा ड्रॉप हो जाएगा, L माइनस सी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी एल स्क्वायर. आई होप सबको क्लियर है. इस स्टेप से हम इस स्टेप पे कैसे आए? हमने लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ ओमेगा स्क्वायर को रखा, रेस्ट ऑफ द टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पे ले गए. ठीक है. अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इट कैन बी रीरिटन इन दिस फॉर्म, L अपॉन सी एल स्क्वायर माइनस सी आर स्क्वायर अपॉन सी एल स्क्वायर. तो ये हो गया 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर. So what will be the angular frequency now? That will be equal to under root 1 upon LC minus R square upon L square. इस ओमेगा को हम यूजुअली ओमेगा नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज द angular frequency of the parallel resonant circuit at resonance. So this is also known as the resonant angular frequency. तो अगर रेजोनेंट एंगल फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा नॉट है, तो व्हाट विल बी द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? म्यू नॉट. यू नो म्यू नॉट इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई. इसको ओमेगा नॉट भी लिख सकते हो इफ यू आर राइटिंग दिस बाय ओमेगा नॉट. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट. म्यू नॉट हमारा आ गया 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर. So this is the resonant frequency of the parallel resonant सर्किट. और ये तुम लोगों को याद रखनी है. ये जब तुम सेकेंड ईयर में आओगे तो वहां पे इसका प्रैक्टिकल भी करोगे प्रॉपर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का, तो इसे ध्यान रखना है और इस फाइनल एक्सप्रेशन को याद रखना है. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट में हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट क्या आई थी? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी. यहाँ पर कितनी आई है? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर. अब ये देखो, जब हमने एसी सर्किट्स पढ़े थे तो ये तुमने ऑलरेडी देखा, जब हमने सारे सर्किट्स पढ़े डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ, तो तुमने ये चीज देखी थी जब हमारा एलसी सर्किट है उस केस में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एलसी. तो इस एलसीआर सर्किट में अगर हम आर को 0 कर दें तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? यही आ गई 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एलसी विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसी सर्किट. ठीक है. तो बस ये इसका एक स्पेशल केस है. तो इन जनरल द एक्सप्रेशन इज दिस फॉर अ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट. ठीक है. तो यहाँ पर हमने क्या किया? अभी हमने ये देखा अगर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है जिसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें CL एंड L जो है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विच इज कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग EMF कैपिटल E. तो उस केस में हम IL को कैसे लिखेंगे और IC को कैसे लिखेंगे? आफ्टर राइटिंग IL एंड IC we can write the total value of current I which is equal to IL plus IC. Now substitute the values of IL plus IC. So from this equation we get the value of 1 upon Z, and 1 upon Z comes out to be a vector quantity and a complex quantity, and this is nothing but the complex vector admittance denoted by capital Y. So here we have seen that the admittance comes out to be a complex quantity, and we know how to find the magnitude of a complex quantity. So here in the equation 5.41 we have written the magnitude of admittance, and from here we see that the admittance will be minimum or the mod Z will be maximum if this bracketed term goes to
0 and this is known as the condition of resonance. तो इसको हमने further solve किया. So at resonance we received the value of the resonant angular frequency. From resonant angular frequency we found the value of resonant linear frequency mu naught, which is in simple also known as the resonant frequency of the circuit. तो ये हमने अब तक किया. तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट में हमने क्या देखा था कि रेजोनेंस पे एट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इम्पिडेंस मिनिमम होगा, सो करंट विल बी मैक्सिमम. पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में हमने क्या देखा, एट रेजोनेंस दैट मींस एट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट हमारा जो इम्पिडेंस है वो मैक्सिमम हो जाएगा, करंट तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा, मिनिमम. बिकॉज वी नो इम्पिडेंस का काम क्या होता है, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. तो यहाँ पे जो हमारा इम्पिडेंस है मॉड जेड वो मैक्सिमम है एट रेजोनेंस, सो दैट मींस मिनिमम करंट विल पास थ्रू दिस सर्किट एट रेजोनेंस. तो अब हम इसका ग्राफ देखेंगे बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी, जैसे सीरीज रेजोनेंट सर्किट में देखा था. और इसमें हमने क्या देखा, एट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, दैट मींस एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट इज मिनिमम. कर्व जो है हमारा वो उल्टा हो गया, ठीक है. सो करस्पॉन्डिंग टू द अबव वैल्यू ऑफ ओमेगा the impedance of the circuit is maximum at resonance, so the current will be minimum at resonance. इस वजह से इस सर्किट को हम रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं. सीरीज रेजोनेंट सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट को हम रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं. ठीक है, ये सर्किट्स जो है हमारे पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स, ये एक तरीके से यूज होते हैं as filter circuits in radios to block the currents of undesired frequencies. जब हम किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हटाना चाहते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही सेट करना है, तो ठीक है, हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हटाने के लिए हम पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट जो है वो मिनिमम हो जाता है, तो वो उसको ब्लॉक कर देता है. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स. इसको हम ऑसिलेटरी सर्किट भी कहते हैं. Variation of current with frequency is shown in this figure and equation 5.44, that means this resonant frequency, this gives the condition of resonance. ठीक है, तो ये हमने अभी पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में देखा. तो यहाँ पर हमने क्या चीज देखी, यहाँ पर हमने देखी एट रेजोनेंस म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट विच इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट. अब मैं इसको यहाँ पर देखो, तो हमने अब यहाँ पे क्या देखा, एट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, दैट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट. हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, दैट इज म्यू नॉट. एंड एट दिस फ्रीक्वेंसी एडमिटेंस बिकम्स minimum, so the impedance becomes maximum. And when the impedance becomes maximum at mu naught, that means minimum current will flow in the circuit at resonant frequency mu naught. और वही हमने यहाँ पर देखा when we have plotted I versus nu experimentally. जब ये एक्सपेरिमेंट करोगे लैब में, तब वहां पर पूरा प्रॉपरली डिफरेंट वैल्यूज निकालोगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट, और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो तुम्हारा इसी नेचर का ग्राफ आएगा. जब म्यू हमारा म्यू नॉट के इक्वल होगा, दैट मींस एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट. ठीक है, तो दिस सर्किट इज आल्सो नोन एज रिजेक्टर सर्किट, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है to block the currents of undesired frequencies in radios. तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट का यूज हम कहाँ करते हैं, उसका यूज भी हम रेडियोज में करते हैं, पैरेलल का भी. सीरीज रेजोनेंट सर्किट हमारा कहाँ हेल्प करता है, एक पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट बिकम्स मैक्सिमम, तो वहां पर जो है हमारे पास उसका यूज क्या हो गया, फिर हमारे पास कि एट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम है, तो हमारा जो सिग्नल है
जो हम सिग्नल रिसीव करेंगे वो प्रॉपर सिग्नल रिसीव करेंगे और हमें प्रॉपर वॉइस, क्लियर वॉइस जो है वो सुनाई देगी, ठीक है। और जितना शार्प होगा ये कर्व, ये हम आगे देखेंगे। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। वहां पे और अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरीके से हम ट्यूनिंग करते हैं रेडियोज में डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स की। चैनल हमारे क्या हैं, दे आर बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, जिन फ्रीक्वेंसीज पे हमें जो है प्रॉपरली सिग्नल्स जो है रिसीव होते हैं, और कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे हमें जो है सिग्नल्स रिसीव नहीं होते। वहां पे तुम लोग क्या सुनते हो, वहां पे सिर्फ डिस्टर्बेंसेस तुम्हें सुनाई देती है, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज होती हैं जहाँ पे हमें क्लियर वॉइस सुनाई देती है, उनको हम सेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट हमारा मैक्सिमम हो जाता है, और ये हम आगे देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास कि जब हम इस पीक को शार्प कर दें, जितना शार्प हमारा रेजोनेंस होगा उतने ही अच्छे से वी रिसीव द सिग्नल एट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हाउ वी कैन शार्प दी रेजोनेंस। सो नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। और कुछ ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज होती हैं विच वी डोंट वांट, तो उन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को हम ब्लॉक कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। क्योंकि क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे करंट बिकम्स मिनिमम इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, और वो जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो अगर हम उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हटाना चाहते हैं तो हम पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का यूज करेंगे। और अगर हम एक ऐसी फ्रीक्वेंसीज जो हैं जिनमें हम सुनना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे वी गेट अ क्लियर वॉइस, ठीक है, तो वहां पर हम सीरीज रेजोनेंट सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड बी नोटेड दैट एट रेजोनेंस इन सीरीज द इंडक्टिव एंड द कैपेसिटिव। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमारी ये फाइल खत्म हो गई है, यहाँ पर है। So the inductive and the capacitive voltages are equal and opposite. ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट में जो हमारी ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस होती है अक्रॉस द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ऑपोजिट मींस दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। हमने ऑलरेडी देखा था कि हाउ EL नॉट इज इक्वल टू माइनस EC नॉट, ठीक है। लेकिन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है, in parallel resonant circuit, the inductive and capacitive currents are equal and opposite. Series resonant circuit में voltages जो है वो equal और opposite होती है, parallel resonant circuit में जो current है वो equal and opposite होते हैं। कैसे होते हैं, देखो हमारा टोटल करंट क्या होता है, I is equal to, या ऑलरेडी लिखा हुआ है IL plus IC। टोटल करंट कितना है, करंट अक्रॉस इंडक्टर प्लस करंट अक्रॉस कैपेसिटर, सो I is equal to IL plus IC। And for parallel resonant circuit, current becomes minimum. So for I to be minimum, that means for I to be, let's say बहुत कम है I, so that means IL we can say is nearly equal to minus IC, ठीक है। For minimum current, let's say current is nearly equal to 0, so in that case we can say that IL is nearly equal to minus IC, so they are equal and opposite, ठीक है। Further, सीरीज रेजोनेंट सर्किट जो है वो हमारे यूज होते हैं टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वाइल पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स जो है वो हमारे यूज होते हैं टू प्रोवाइड द मिनिमम करंट और द मैक्सिमम वोल्टेज एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया द पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। आई होप ये सबको क्लियर है कि व्हाट इज series resonant circuit and what is parallel resonant circuit and what are the major differences between series and parallel resonant circuit। एक ही major difference है basically कि series resonant circuit में at resonance the current is maximum, while in parallel resonant circuit at resonance the current is minimum। और दोनों की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट जो है उसको याद रखना है, ठीक है। सीरीज में होता है म्यू नॉट इज 1/2 पाई अंडर रूट LC, पैरेलल में होता है म्यू नॉट इज 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। और हमने क्या देखा था, सीरीज रेजोनेंट सर्किट में कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव वोल्टेजेस दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट,
in parallel resonant circuit, the inductive and capacitive currents, they are equal and opposite. ठीक है, उसमें हमारे सीरीज में वोल्टेजेस जो हैं दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, पैरेलल में हमारे पास जो करंट्स हैं दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. ठीक है, सो नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. ठीक है, ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. मोर ओवर ये टॉपिक हमारा क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में हम देखेंगे हाउ, किस तरीके से हम लोग जो है पीक जो है उसको शार्प कर सकते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट की. तो जितना हमारे पास शार्प पीक आएगी उतना ही अच्छा हमारा रेजोनेंस होगा. जितना अच्छा रेजोनेंस होगा दैट मीन्स उतना ही मैक्सिमम रिस्पॉन्स होगा एट दैट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो फॉर शार्प रेजोनेंस हमारी जो ट्यूनिंग होगी इन रेडियो रिसीवर्स वो ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी. बट अगर हमारा रेजोनेंस शार्प नहीं होगा, फ्लैट रेजोनेंस होगा, पुअर रेजोनेंस होगा, इन दैट केस हमारा जो हमारी शार्पनेस है, जो हमारी ट्यूनिंग है रेडियोज में, वो ट्यूनिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी. सो दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. इसी सीरीज ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट्स की हेल्प से जो हम एफएम वगैरह सुनते हैं उसमें पर्टिकुलर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज पे हमारे पास जो सिग्नल्स हैं वो बहुत अच्छे रिसीव होते हैं और कुछ फ्रीक्वेंसीज पे हमारा जो सिग्नल्स है वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड होते हैं. ऐसा हम क्यों करते हैं, एकदम से सिग्नल अच्छा रिसीव होना और एकदम से डिस्टॉर्टेड, ताकि हम इजीली जो है उसको ट्यून कर सकें उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे और उस पर्टिकुलर channel पे. So in the next class we will start with sharpness of resonance.